अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 का जो है वो टॉपिक नंबर 6 रीड करेंगे कि हमारे पास ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ लॉजिक, प्रोपोजिशंस, इम्प्लिकेशंस एंड नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशंस को हम आज रीड करें। लॉजिक क्या होता है? आर्ट ऑफ रीजन होता है, और मैंने इसकी एक अलग से भी आपके लिए एक जो है वो इसकी लॉजिक की जो डेफिनेशन लिखी है वो भी आप देख लीजिएगा। आगे मैं इसी लेक्चर में आपको शो करवाऊंगी। तो ये कि मैथमेटिकल रीजनिंग लॉजिक टू बी डेवलप्ड जो है, ये हमें बताता है कि लॉजिक अभी आपके पास जो रिजल्ट है, कोई भी कंक्लूजन है, वो आपके पास ट्रू है या अनट्रू है, ये हमें वाज़ह करके बताता है। ठीक है, और इसकी 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, एक प्रोपोजिशंस एंड एक दूसरा इम्प्लिकेशंस। प्रोपोजिशंस क्या होता है ये भी हमें बताता है। इसमें ये होता है कि आपके पास या तो कोई रिजल्ट है वो आपके पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, बोथ नहीं हो सकते। और ट्रू पोजिशन जैसे कि ऑल इंडिविजुअल्स हु ब्रीथ आर अलीव, कि जो लोग जो लोग सांसें लेते हैं वो जिंदा हैं, और ये ट्रू प्रोपोजिशन है। और फॉल्स प्रोपोजिशन क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स हु ब्रीथ आर हेल्थी, यानी जो सेहतमंद है, वो जो सांस लेते हैं वो सेहतमंद है। ज़रूरी तो नहीं है कि जो लोग सांस लेते हैं वो सेहतमंद भी हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास एक फॉल्स प्रोपोजिशन है, लेकिन जो सांस लेते हैं वो जिंदा जरूर हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोपोजिशन की एग्जाम्पल दी हुई है। इंप्रेशन प्रोपोजिशन इन डेवलप लॉजिक, जैसे कि 67 इज अ लार्ज नंबर, ये एक ट्रू आपके पास है कि जो एक लार्ज नंबर है। नीड फॉर डेफिनेशन ऑफ लार्ज नंबर, मैथमेटिक्स गिव्स प्रिसाइज रिजल्ट्स यूजिंग अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड कैलकुलस एटसेट्रा। मैथमेटिक्स जो है वो हमें एक सही बिल्कुल रिजल्ट देता है अलजेब्रा, मैट्रिसेस और कैलकुलस को यूज करते हुए। और आगे हम देखेंगे इम्प्लिकेशंस क्या होता है। इम्प्लिकेशंस भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास पी है तो क्यू भी होगा, यानी अगर आप विन करते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप विन करते हैं तो मैं आपको मनी दूंगी, तो ये आपके पास मतलब पी है तो क्यू भी होगा। तो इसको इम्प्लिकेशंस का आपको साइन वाज़ह किया गया कि आपको इसका साइन क्या है। पी इम्प्लाइज क्यू आर, इफ पी देन क्यू आर, क्यू इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पी। ठीक है, इसके बाद जी तो स्टूडेंट्स, लॉजिक एक आपके हैंडआउट्स में भी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि आउट ऑफ रीज़न इज़ कॉल्ड लॉजिक कहलाता है। और एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए लिखी है। अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स दैट यूजेस रीजंस टू डिटरमाइन इफ़ अ कंक्लूजन इज़ ट्रू और अनट्रू। कि लॉजिक जो होता है वो आपको बताता है कि जो आपके पास कंक्लूजन है या कोई रिज़ल्ट है, तो जो वो है आपके पास ट्रू है या अनट्रू है। ठीक है, यानी ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताता है। ये रीज़न भी बताता है कि ये क्यों ट्रू है और ये क्यों फॉल्स है। ठीक है, ये एक लॉजिक है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो गीली हुई है, तो इसका मतलब है बारिश हुई है। अगर बारिश ना होती तो गीली ना होती। तो ये एक लॉजिक है कि जो चीज़ों का गीला होना जो है वो बैरूनी तौर पे जो गीली हुई है चीज़ें, सारी बाहर की चीज़ें इर्द गिर्द आप जब देखते हैं तो वो बारिश की वजह से हुई है। और इसी तरह अगर आपका पाँव जो है वो एक अंदर है और एक बाहर है, तो अगर जो बाहर पाँव है वो गीला हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका पाँव जो है वो गीला किस लिए हुआ है? बारिश की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल है। आगे प्रोपोजिशन है। अ स्टेटमेंट दैट कैन बी आइदर ट्रू और आर फॉल्स, इट मस्ट बी वन आर द अदर एंड इट कैन नॉट बी बोथ। जो प्रोपोजिशन होता है ये आपके पास बताता है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो आपको वाज़ह करके दिखाता है कि या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकते प्रोपोजिशन में। ठीक है, ये कोई भी आपके पास कोई भी लॉजिक है वो या वो ट्रू होगा या फॉल्स, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि आपके हैंडर्स में भी एक एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की सेम इसी तरह। ठीक है, आगे इम्प्लिकेशंस है कि द कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ पी एंड देन क्यू। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? ये इम्प्लिकेशंस क्या होता है हमारे पास इसमें कि एक ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि अगर पी है तो क्यू भी होगा। ठीक है, इम्प्लिकेशंस में ये है पी होगा तो देन हमारे पास क्यू होगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि पी जो है वो हमारे पास ये है कि यू विन। अगर तुम विन करते हो तो देन क्यू क्या होगा? तुम विन करोगे तो मैं आपको मनी दूंगी। ठीक है, ये आपके पास एक इम्प्लिकेशंस की सिंपल सी मिसाल है। MC इज़ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट द कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि एक ऐसी मतलब कीमत जो एक आपको जो यूनिट जो है वो एक कीमती इजाफा करती है मतलब प्रोडक्शन में। और MR जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू होता है। मार्जिनल रिवेन्यू इज़ द इनकम गेन बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट, वाइल MC इज़ द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेलिंग दैट वन। इसका मतलब है कि ये एक इजाफी यूनिट जो है वो उसकी आमदनी की एक कीमत होती है, और जबकि MC जो है वो इसका जो खर्च आएगा वो उसकी आमदनी की वो कीमत होती है। यानी कि MC जो है वो अखराजात का जो ख़र्चा आता है जो किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वो उसका जो ख़र्चा बर्दाश्त करती है वो हमारे पास क्या होगी? MC कहलाएगी। और आगे हम देखेंगे
इम्प्लीकेशंस क्या होता है, इम्प्लीकेशंस भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास पी है तो क्यू भी होगा, यानी अगर आप विन करते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप विन करते हैं तो मैं आपको मनी दूंगी, तो ये आपके पास मतलब पी है तो क्यू भी होगा। तो इसको इम्प्लीकेशंस का आपको साइन वाजे किया गया कि आपको इसका साइन क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, आर इफ पी देन क्यू, आर क्यू इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पी। ठीक है, इसके बाद इम्प्लीकेशंस की कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे एक्स ग्रेटर देन है 2 से, तो इसका मतलब है अगर हम एक्स के ग्रेटर देन 4 कर दे तो ये भी हमारे पास सेम वही चीजें हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वही एक्स ग्रेटर देन 2 बन जाएगा। एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब है एक्स भी 0 है और वाई भी 0 हो सकता है, वाई भी 0 है। एक्स इज अ स्क्वायर है तो एक्स इज अ रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, ये इनकी इसकी कुछ एग्जाम्पल। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, जैसे कि फ्रॉम लास्ट स्लाइड, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। रिवर्स इज आल्सो ट्रू एज x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x y इज इक्वल टू 0। यानी सेम कंडीशन है, आपके पास रिवर्स में जाए या आप डायरेक्ट जाए या इनडायरेक्ट जाए तो आपके पास जो है वो इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है ये आपके पास ट्रू होगी। सच इज लॉजिकल इक्विवेलेंस एंड यूजेस इक्विवेलेंस एरो। आपको पता है जब आपके पास इक्विवेलेंस कोई भी चीज आती है तो आपके पास जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। आपको पता है दोनों साइड्स पर इनके क्या आ जाते हैं, एरोज हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिएगा और इसको ज़हन-नशीन भी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है एज एमसीक्यूज। अब सिमिलरली फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंस बिटवीन प्रोपोजिशंस ए एंड बी, जो ए और बी के दरमियान जो इक्विवेलेंस साइन जो होगा वो आप देख लीजिए कौन सा यूज हो सकता है, होता है रीड एज ए इज इक्वलेंट टू बी। अच्छा, अगेन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हमें क्या बताती है, इसमें हमारे पास कोई खास नहीं थी। लिटरेरी इनकम एक्सटेंसिव यूजेस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, वी यूज लॉजिकल इक्विवेलेंस टू शो दीज कंडीशंस इन अ कंसाइज वे। जब आप किसी चीज़ को कंसाइज वे को शो करवाते हैं, किसी कोई भी दो आपके पास सेट्स हैं, उनको आप जब शो करवाते हैं तो आपके अगर वो इक्विवेलेंट में है तो आप उसको जो साइन जो है वो आपके पास कौन सा होता है, इक्विवेलेंट साइन होता है। ठीक है, अगेन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस जो है हमारे पास क्या होती है, आप यहाँ पे देख लें कि आउटपुट है, एमआर है, एमसी है और कॉस्ट है। एमआर और एमसी मैंने आपको बता दिया, एमआर क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू होता है, और एमसी क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। अब ये क्या होता है, अगर हम एमसी जो है वो कट करती है एमआर को फ्रॉम बिलो से, यानी नीचे की तरफ देखो एमआर की जो स्ट्रेट लाइन है और एमसी जो है वो हमारे पास एक कर्व लाइन है, तो वो कट कर देती है एमआर की लाइन को, तो देन पाई इज मैक्सिमम। पाई क्या है, हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एमसी कट करेगी एमआर को बिलो तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। अगर वो कट नहीं करेगी, ऊपर की तरफ होगी, एमआर से ऊपर की तरफ वो होगी, एमसी होगी, तो हमारे पास वो जो प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो हमें लॉस होगा। ठीक है, किसी भी कंपनी में। तो एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, जो एमसी जो है वो ये जरूरी है किसी भी कंपनी का इनकम जो है वो इंक्रीज होने में, कि प्रॉफिट होने में, प्रॉफिट के लिए कि वो एमसी जो है वो एमआर को कट करे। इसके लिए हम इम्प्लाइज इक्विवेलेंस साइन उन्होंने शो किया हुआ है, और एमसी कट्स एमआर मीन्स जो है वो एमसी बराबर होगा हमारे पास एमआर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हिज लॉजिकल इक्विवेलेंस फ्रॉम बिलो मींस स्लोप एमसी ग्रेटर देन जो है वो स्लोप एमआर होगा। ठीक है, एमसी जो है वो हमारे पास जो है एमआर से बड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये अगर मार्जिनल रिवेन्यू हमारे पास हायर होगा, मार्जिनल रिवेन्यू यानी एमआर अगर हायर होगा तो मार्जिनल कॉस्ट को, यानी जो एमसी जो है वो उसको मार्जिनल कॉस्ट को उसको प्रॉफिट होगा और प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ेगी। अगर हमारे पास इसके अपोजिट होगा तो हमें जो है वो हमारी प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ेगी और हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक नंबर 6 था। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम द रियल नंबर्स सिस्टम टॉपिक नंबर 7 को देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। हमारे पास इकोनॉमिक वेरिएबल्स अडॉप्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं वो अडॉप्ट किसको करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज को करते हैं। ये आप अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपका एज एमसीक्यूज आ सकता है। नंबर सिस्टम गाइडेड अबाउट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। इन दिस कोर्स वी डील विद रियल नंबर्स ओनली, हाउएवर देयर इज अनदर टाइप एज वेल एज शोन इन फिगर। हम यहाँ पे किसको देखेंगे, नंबर्स को देखेंगे। हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखिए नंबर्स एंड नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर्स आ जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर्स। अब अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा रियल नंबर्स कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स हैं उसकी भी दो आगे ब्रांचेस हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स क्या कौन से होते हैं। मोस्टली रियल नंबर्स आर यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। जो इकोनॉमिक एनालिसिस में हमारे पास जो मोस्टली यूज होते हैं नंबर्स, वो कौन से होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, डाइग्रेशन क्या है हमारे पास, डिफर फ्रॉम इमेजिनरी नंबर्स विच इंक्लूड स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब आपको पता है इमेजिनरी
नंबर्स कौन से होते हैं जो आयोटा वाले होते हैं। आयोटा का स्केयर जो होता है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, और अगर जस्ट सिंपल हम आयोटा लें तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, आयोटा बराबर होगा तो -1 अंडर रूट। जब हम दोनों बहुत सारे स्केयर ले लेंगे तो वो आयोटा स्केयर बराबर हो जाएगा -1 के। दिस वैल्यू इज डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर आयोटा। तो ये आपके पास एक ग्रीक लेटर है जो तो जिसे आयोटा कहा जाता है। तो आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, सो आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। देखिए वही बात आ गई यहीं पे जो आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। इन यूजुअल इकोनॉमिक सिचुएशन सच वैल्यूज डू नॉट अकर। ठीक है, ये मतलब इकोनॉमिक सिचुएशंस में ये यूजुअली यूज नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमिक एनालिसिस में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाले नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी वाले नहीं होते। इसके बाद हमारे पास जो है वो इन सब इकोनॉमिक सिचुएशंस वी हैव टू डील विद इमेजिनरी नंबर्स विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। आगे मतलब ये इतना यूज होने वाला नहीं है, जो आपकी इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप जरा गौर से देख लीजिएगा। रैशनल विद इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल आपको पता है p/q की शक्ल में होते हैं, यानी बटे की सूरत में होते हैं, और वहां पर q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर q 0 हो गया तो वो हमारे पास रैशनल तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमारे पास p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 0 कर दे तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है q आपके पास 0 ना हो या इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ये मतलब और जो इसकी जो पहचान है वो रैशनल नंबर्स की वो p/q की शक्ल में होते हैं, यानी बटे की सूरत में होते हैं। और वेयर p and q आर इंटीजर्स, जो p और q जो है वो आपके पास इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स आपको पता है जी से जाहिर किया जाता है, जी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें आपके पास यानी माइनस वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं p और q की। अब q इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू p/0 तो इज इक्वल टू ये हमारे पास इंफिनिटी आ जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुकी हूँ। इंफिनिटी इज अनडिफाइंड एंड इज हार्ड टू इंटरप्रेट जस्ट लाइक टाइमलेसनेस। ये मतलब एक वक्त का ज़िया है, अगर हम इसको करने लग जाएं तो ये हमारे पास वक्त का ज़िया हो जाएगा कि अनडिफाइंड है, क्योंकि इंफिनिटी। तो आपने जरा देख लीजिए इस हाईलाइटेड चीज़ों को। तो एग्जाम्पल जैसे कि 6/2 है इज इक्वल टू, ये देखिए 6/2 यानी p/q की शक्ल में दिया हुआ है, तो इसको करते करते 3 आ जाएगा। 5/2 है तो 2.5 आ जाएगा। 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास 0.66 आ जाएगा। ये हमारे पास रैशनल नंबर्स की जो है कुछ एग्जांपल्स हैं। इरेशनल कैसे होते हैं, अदर देन रैशनल नंबर्स, यानी जो रैशनल नहीं हो, जो रैशनल है उनके अलावा जो दूसरे नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कहते हैं इरेशनल होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू आ गई, पाई जो है इज इक्वल टू 3.14 है, और हमारे पास ई की वैल्यू जो होती है आई थिंक 2.178 कुछ ऐसी आपकी वैल्यू होती है। तो मतलब जैसे अंडर रूट वाले वैल्यूज, अंडर रूट वाले नंबर्स वैल्यूज होती हैं वो आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। कंबाइनिंग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स वी गेट रियल नंबर्स इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस नीड सम रिसीव। अब इन्होंने रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन किया हुआ है। वो देखें रियल नंबर्स जो है उसकी दो ब्रांचेज है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स, और जो रैशनल है उसकी भी दो ब्रांचेज हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ जीरो, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर्स। वो कहते हैं कि आपके पास जीरो भी होता है इंक्लूड इसमें, और नेचुरल नंबर्स में आपके पास नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वही बात आ जाती है, बटे की सूरत में आ जाती है, यानी p/q की शक्ल में। जैसे आपके पास रैशनल नंबर्स आपने ऊपर पढ़ा है वही मतलब फ्रैक्शंस भी उसी फॉर्म में होता है, नॉट अ होल नंबर। लेकिन ये जो है वो एक होल नंबर्स नहीं होते इसमें। ठीक है, फ्रैक्शन से जब बात होल नंबर में आपका 0 भी आ जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है। 5/6 a/b 0.52 ये आपके पास क्या आ गया, फ्रैक्शंस की आ गई। ठीक है, ये तो हमारे पास टॉपिक नंबर 7 था, और आपका जो लेक्चर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हुए हैं, तो आप दोनों गौर से देख लीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को तो मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। मैं आपका हर सवाल का जवाब दूंगी। कोई भी आपको कंफ्यूजन है आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ एक मरतबा आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।